गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कल मैंने आप लोगों को हिमालय की बेटियां पाठ का पुनर्अभ्यास करवाया था। आज भी मैं आप लोगों को हिमालय की बेटियां पाठ का पुनर्अभ्यास करवा रही हूं। इस पाठ के लेखक नागार्जुन जी हैं और उन्होंने बताया है कि जो नदियों को है उन्होंने दूर से देखा था और इसलिए दूर से देखने पर नदियाँ जो हैं वो गंभीर शांत लगती थीं देखने में, और वो एक शिष्ट महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। तो जैसे एक सम्माननीय महिला या अच्छे कुल की जो महिला होती है उस तरह से उन्हें नदियाँ दिखाई पड़ती थीं। तो उन्होंने नदियों का वर्णन जो है यहाँ पर माँ और बहन के रूप में, प्रेयसी के रूप में किया है, और उन्होंने नदियों की अनेक विशेषताओं को बताया है। लेखक कहता है कि जैसे माँ और मौसी के प्रति हमारे लिए जो है मन में श्रद्धा होती है बड़े लोगों के प्रति, उसी तरह मुझे नदियों के प्रति भी आदर और श्रद्धा है, और उनकी धारा में मैं डुबकियाँ लगाता हूँ तब मुझे एहसास होता है कि जैसे मैं अपनी माँ और मौसी की गोद में हूँ। परंतु इस बार लेखक हिमालय के ऊपर चढ़ा तब उसे नदियों का स्वरूप कुछ अलग ही दिखाई पड़ा, क्योंकि उसे वहाँ पर देखकर उससे आश्चर्य हुआ कि ये जो नदियाँ हैं जो दूर से देखने पर गंभीर और शांत दिखाई पड़ती हैं, वो कैसी दुबली पतली नदियाँ हैं, और ये दुबली पतली नदियाँ जो हैं वो मैदानों में आकर एक विशाल रूप कैसे धारण कर लेती हैं। जब ये उछलती कूदती धारा के रूप में बहती हैं तब ऐसा लगता है कि मानो ये खिलखिलाकर हंस रही हों, और इनका यह भाव और यह आनंद जो है वो मैदान में आकर कैसे गायब हो जाता है। लेखक का कहना है कि किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ तो किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है तब भी इतना आश्चर्य और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। यानी जब ये नदियाँ अपनी बाल लीलाओं को दिखाते हुए मैदानों में आती हैं तो उन्हें देखकर आश्चर्य होता है। जो हिमालय पर वो अनेक प्रकार की बाल लीलाएँ करती हैं, वो उतना आश्चर्य मुझे जब किसी लड़की को देखता हूँ या कली, फूल की जो कली होती है, तब भी इतना आश्चर्य नहीं होता है, क्योंकि नदियाँ जो है पहाड़ों पर बल खाते और इठलाते हुए चलती हैं। तो लेखक कह रहा है कि कहाँ ये भागी जा रही हैं, वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है। अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। क्योंकि नदियाँ पहाड़ों से नीचे की ओर आ रही, मैदानों की ओर आ रही हैं, तो नदियों का एक लक्ष्य है कि उन्हें आगे कहीं बढ़ते जाना है। लेकिन लेखक इन्हें देखकर ये सोचता है कि किस बात ने जो है नदियों को इतना व्याकुल कर रखा है, और हिमालय इतना विशाल है, और जो हिमालय इनके हृदय को अतृप्त कर रखा है, यानी वो तृप्त नहीं कर पाया है, तो कौन इन नदियों को जो है वो तृप्त कर सकेगा। क्योंकि नदियाँ जो पहाड़ों से निकलते कई घाटियों में होती हुई निकलती हैं, खेलते खेलते फिर ये जंगलों से होकर गुजरती हैं, फिर जंगलों के बाद ये मैदानों में आती हैं। तो वही लेखक के मन में विचार आ रहा है कि वो ये नदियाँ जो है कहाँ से कहाँ भागी जा रही हैं, क्योंकि नदियाँ जल के रूप में है तो जल एक जगह स्थिर रह नहीं सकता है,
मनुष्य जीवन भी वैसा ही है, जैसे हम छोटे होते हैं फिर बड़े होते हैं, बड़े होने के बाद अधिकांशतः जो है लड़कियों की शादी कर दी जाती है तो वो दूसरे घर चली जाती हैं। तो उसी तरह नदियों के बारे में भी ये कहा जा रहा है कि ये हिमालय की जो बेटियां हैं वो हिमालय से अलग होती हैं, क्योंकि बेटियां जो हैं वो दोनों नटखट हैं और नदियां जो है वो बेटियों के रूप में ही हिमालय की वर्णन किया है। तो वो कह रहा है अगर हिमालय से भी पूछा जाए कि उसकी ये बेटियां जो हैं वो कहाँ जा रही हैं, जो इतना प्रेम हिमालय ने दिया फिर भी वो यहाँ से भागने की कोशिश कर रही हैं, तो उस हिमालय के पास भी इसका उत्तर नहीं होगा। सिंध और ब्रह्मपुत्र दो नदियाँ जो ऐसे नाम हैं जिनसे अनेक नदियाँ निकलती हैं, है ना। उनके दो नाम लेते ही ये पता चलता है कि रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक आदि जितनी भी नदियां हैं वो सब आँखों के सामने आ जाती हैं। और वास्तव में अगर देखा जाए तो सिंधु और ब्रह्मपुत्र इनका कोई स्वयं अस्तित्व नहीं है। ये दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदियों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही हैं। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दोनों बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। तो लेखक का कहना है कि हिमालय से जो निकलने वाली नदियां हैं वो वास्तव में उनका कोई वैसे अस्तित्व नहीं है, लेकिन जो हिमालय है उसका पिघला हुआ, क्योंकि हिमालय पर क्या होता है बच्चों, बर्फ़ होती है, जो बर्फ़ है वो पिघलती है, उस पिघली हुई बर्फ़ की एक एक बूंद इकट्ठा होकर ही इन महानदियों के रूप में परिवर्तित हो गई है। वही पिघली हुई बर्फ़ का जो है जल इन नदियों में प्रवाहित होता है। तो वही नदियाँ जो हैं वो हिमालय से समुद्र की ओर भागी जा रही हैं। तो लेखक का कहना है कि वो समुद्र जो है बहुत ही सौभाग्यशाली है जिसे हिमालय की इन दोनों बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला, यानी जो दोनों नदियाँ समुद्र से जाकर मिल रही हैं। और जिन्होंने मैदानों में इन नदियों को देखा होगा उनके ख्याल में शायद ही आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में तो ये बच्चियां बनकर कैसे खेला करती हैं। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले ही ना हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ यह रूप कि हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में भी झिझक नहीं होती है। लेखक का कहना है कि जब ये हिमालय पर नदियाँ रहती हैं तो ये बहुत ही दुबली पतली दिखाई पड़ती हैं, और जब जैसे बच्चा शैशवावस्था में होता है तो वो थोड़ा कमज़ोर सा ही होता है, तो क्योंकि बढ़ते हुए बच्चे जो होते हैं उनकी ग्रोथ हमेशा बढ़ती रहती है, छोटे से बड़े होते हैं तो उनकी लंबाई भी बढ़ती है, उसी तरह बच्चियां भी हैं तो ये आगे विशाल रूप जाकर धारण कर रही है, तो छोटे पर जो उनकी लंबाई बढ़ रही है, आगे की ओर नदियाँ बढ़ रही हैं तो ये दुबली पतली ही लगती हैं। और वहाँ के पहाड़ी आदमियों को बताया कि ये नदियाँ भले ही आकर्षित ना करती हों क्योंकि वो रोज़ ही इनके रूप को देखते हैं, लेकिन लेखक को ऐसा प्रतीत होता है कि हिमालय जो है वो ससुर है और समुद्र उसका दामाद है, क्योंकि समुद्र में जाकर ही ये दोनों नदियाँ मिल जाती है, इसलिए हिमालय जो है समुद्र का ससुर हो गया। बच्चों ये पैराग्राफ देखिए, कालिदास के विरही अच्छ ने अपने मेघदूत से कहा था वेत्रवती नदी के
प्रेम का प्रतिदान देते जाना। तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवियों को भी नदियों का सचेतन रूप पसंद था। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, वह इसी नतीजे पर पहुँचेगा। बच्चों, कालिदास ने विरही यक्ष, जिसे कि श्राप मिला हुआ था, वो अपनी पत्नी से अलग हुआ था, तो उसने मेघदूत के द्वारा अपनी पत्नी के पास जो है वो संदेश भेजा था। तो उसी तरह कालिदास भी कह रहे हैं कि वेत्रवती नदी को जो है प्रेम का प्रतिदान देते जाना। तो इस तरह ये चंचल नदियाँ जो हैं वो वेत्रवती नदी को अपने बदले में जो है वो प्रेम देती हैं, और इसी को देखकर उन्हें अचानक लेखक को ये बात याद आ गई कि जिस तरह कालिदास का विरही यक्ष जो है वो अपना संदेश नदियों के माध्यम से, वो मेघदूत के माध्यम से भेजता है, उसी तरह नदियाँ भी ये जो है अपना प्रेम वेत्रवती नदी को दे रही हैं, यानी बेतवा नदी। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है, किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है। काका कालेलकर के लिए नदियाँ जो हैं लोक माता है। क्यों? क्योंकि जैसे माँ हर रूप में जो है वो अपने बच्चों का पालन पोषण करती है और उन्हें हर तरह का सुख देती है, उसी तरह नदियाँ भी हमारे लिए क्या हैं, वो हमें जल देती हैं। जल के द्वारा ही अनाज, फल सब कुछ उत्पन्न होता है और इसी के द्वारा हमारा पालन पोषण होता है। तो नदियाँ जो हैं वो लोक माता हैं, जैसे पूरे संसार की माता हैं, क्योंकि इन्हीं के द्वारा जो है इस पृथ्वी पर जो भी अनाज वगैरह उपजाया जाता है नदियों के जल से ही सिंचाई होती है। तो कहना है किंतु माता बनने से पहले हम यदि इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है। लेखक कहता है कि पहले जैसे हम बच्चे होते हैं, फिर वो लड़कियां या तो बेटी के रूप में मानी जाती हैं, उसके बाद जो है प्रेयसी प्रेमिका के रूप में, उसके बाद माता बनती हैं। तो उसी तरह उन्हें कहा है लेखक ने कि बेटियों के रूप में इनको मान लें तो क्या है। थोड़ा आगे चलिए तो इन्हें हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा, यानी इनको प्रेमिका के रूप में माने। ममता का एक और ही धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं, बहन का स्थान, क्योंकि जब बेटियां होती हैं तो वो किसी की बहन भी होती हैं, तो बहन का स्थान कितने ही कवियों ने इन नदियों को दिया है, यानी बहुत से कवियों ने नदियों को बहन के रूप में भी देखा है, कुछ लोग इन्हें माता के रूप में देखते हैं। तो एक दिन ऐसी ही मेरी भावना हुई, जो धोलिंग की बात है, मन उचट गया, तबीयत ढीली थी, सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था, पैर लटका दिए पानी में, थोड़ी ही देर में उसमें प्रगतिशील जल ने असर डाला, तन और मन ताज़ा हो गया, तो लगा मैं गुनगुनाने। तो कवि कहता है कि जैसे ही मैं बहुत उदास था, तो एक दिन कुछ मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, स्वास्थ्य जो है मेरा ठीक नहीं लग रहा था, तो मैं सतलुज नदी के किनारे बैठ गया। तो नदी में जैसे ही मैंने अपने पैर शीतल जल में डाले, तो मेरा तन और मन, उस जल ने मेरे जो है शरीर और दिमाग पर असर डाला, और कुछ समय के बाद ही, थोड़ी देर बाद ही मुझे अपना तन और मन हल्का लगने लगा और मैं गुनगुनाने लगा कि जय हो सतलुज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मधुत मन हटा कुमारी। यानी
सतलुज बहन तुम्हारी जय हो। तुम्हारी लीला जो है वो आश्चर्यचकित करने वाली है और तुम्हारे जल में पैर डालते ही मुझ में जो आलस्य और व्यथा छाई हुई थी वो मेरी हट गई और मैं तुम पर बार बार निछावर हो जाऊं। तुम बेटी यह बाप हिमालय चिंतित पर चुपचाप हिमालय प्रकट नटी के चितित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय जय हो सतलुज बहन तुम्हारी। कह रहे हैं कि जो बेटी और बाप का जो रिश्ता है वो हिमालय चिंतित है कि जो ये प्रकृति नटी की तरह जो नृत्य करने वाली महिला है उसकी तरह जो है वो बदलती रहती है प्रकृति। जैसे आप देखते हैं ना कि बारिश हुई तो पेड़ और हरे भरे हो जाते हैं, अगर पतझड़ आता है तो सूखे पेड़ लगने लगते हैं। तो वही कह रहे हैं कि इस प्रकृति के जो है वो नर्तकी के जो है वो अद्भुत रूप है और उसमें जो नदियाँ हैं पेड़ पौधे हैं तो सब एक चित्रित रूप में दिखाई पड़ते हैं। क्योंकि आप देखते हैं प्रकृति के जब सानिध्य में रहते हैं तो हम अनेक प्रकार के चित्र भी बनाते हैं। तो बच्चों अब आप लोग के टेस्ट भी हो रहे हैं, प्रैक्टिस टेस्ट चल रहे हैं और ये पाठ आपको समझ में आ गया होगा और इससे संबंधित जो प्रश्न हैं बच्चों वो आप लोग याद कर लीजिएगा। धन्यवाद बच्चों।